Now we will discuss about very late changes after death. Very late change after death. इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है वो आता है ममीफिकेशन एंड सेकंड पे आता है एडिपोसियर फॉर्मेशन। अब ममीफिकेशन में हमारे पास क्या होता है? ममीफिकेशन में जो हमारी बॉडी है वो यानी कि बिल्कुल ड्राई हो जाती है और जो हमारी जो चमड़े है, स्किन है, वो यानी कि बोन्स के साथ चिपट जाती है और बिल्कुल उसके अटैच हो जाती है। इसके लिए जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो ड्राई होना चाहिए। ये अक्सर यानी कि हमें किन कंडीशंस में देखने को मिलता है? किसी आदमी की जो हमें डेड बॉडी मिलती है किसी डेजर्ट से मिलती है, या फिर कोई न्यू बॉर्न बेबी है उसकी जो डेड बॉडी होती है वो कहाँ पे होती है? किसी चिमनी के अंदर रखी गई होती है या वहाँ पे छुपाई होती है। उस कंडीशंस के अंदर ये हमें मिलता होता है। इसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो वाटर है वो पूरा का पूरा क्या होता है? एवेपोरेट हो जाता है। बॉडी के अंदर जो वाटर है वो कम्प्लीटली एवेपोरेट हो जाता है। जो उसके टिश्यूज़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं। इसके अलावा जो इसकी डेवलपमेंट है ये वेरिएबल है। ये यानी कि प्रॉपरली इसको हम नहीं बता सकते कि कब यानी कि अपेयर होता है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि यानी कि ये जनरल फिजिक्स पे भी डिपेंड करती होती है इसकी डेवलपमेंट, जनरल फिजिक। उसके बाद ये और किस पे डिपेंड करती होती है? एंटीमॉर्टम पे भी डिपेंड करती है। डिहाइड्रेशन पे डिपेंड करती होती है और बैक्टीरियल कंटेंट्स पे। ये इन तीन चीज़ों यानी कि इन तीन चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती होती है। जो हमारी स्किन होती है वो इतनी टाइट हो जाती है कि वो जॉइंट्स को और जो बोन्स होती हैं उसको प्रॉपरली टाइटली यानी कि उसको कवर कर देती हैं और प्रॉपरली यानी कि उसको चिपट जाती हैं उसके ऊपर। जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्रिजर्व हो जाते हैं। इसके अंदर जो हमारे फेशियल फीचर्स हैं वो भी प्रिजर्व हो जाते होते हैं। अगर मैं कॉमनली इसकी बात करूँ तो समर के अंदर ये तकरीबन 14 से 16 घंटों के अंदर अपीयर हो जाता है। 16 हफ्तों के अंदर 14 टू 16 वीक्स के अंदर ये यानी कि बॉडी के ऊपर फॉर्मेशन इसकी स्टार्ट होती है, पेन्स इसकी स्टार्ट हो जाती होती है इन समर कंडीशन। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पे आता है वो कहते हैं एडिपोसियर फॉर्मेशन। बॉडी के ऊपर अगर हम देखें जो फैट्स या वैक्स वगैरह जैसी जो लेदरी यानी कि ग्रेश वाइट लेयर अपीयर होती है, या जो ऐसी अपीयर ग्रीसी लाइक मटेरियल जो बॉडी के ऊपर अपीयर होता है उसको हम क्या कहते होते हैं? उस प्रोसेस को हम एडिपोसियर फॉर्मेशन। ये भी हमारे पास वेरी लेट चेंजेस के अंदर टेक प्लेस होता है। इसके अंदर क्या होता है? जो हमारी बॉडी होती है इसका जो प्रॉपरली मैकेनिज्म है वो तो हमें मालूम नहीं है, मगर हमारा ये मानना है जिसके अंदर क्लॉस्ट्रिडियम वेल्ची है, बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम वेल्ची, इसका बड़ा अहम किरदार है इसको फॉर्मेशन के लिए। ये क्या करता होता है? ये हाइड्रोलाइसिस करवाता होता है। क्या करवाता है? हाइड्रोलाइसिस करवाता है या हाइड्रोजिनेशन करवाता होता है, जिसकी वजह से ये फैट्स के ऊपर यानी कि ये सरफेस अपीयर होती है। सबसे पहले यानी कि जब अपीयरेंस होती है ये उन जगहों पे अपीयर होती है जहाँ पे सुपरफिशियली फैट हमारे पास ज़्यादा होता है। वो बॉडी किस पार्ट्स पे होता है? चीक्स पे अपीयरेंस यानी कि फैट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है तो वहाँ पे सबसे पहले अपीयर होता है। ब्रेस्ट पे अपीयर होता है और बटक्स पे अपीयर होता है। उसके बाद यानी कि विद पैसेज ऑफ टाइम ये फिर पूरी बॉडी के ऊपर इसकी अपीयरेंस स्टार्ट हो जाती होती है। सबसे पहले इसकी अपीयरेंस कहाँ पे आएगी? हमारे पास चीक्स पे आती है, बटक एंड ब्रेस्ट। इसकी अपीयरेंस इन तीन के ऊपर सबसे पहले शो होती है, फिर उसके बाद इनकी पूरी बॉडी के ऊपर ये फिर यानी कि स्टार्ट हो जाता होता है। पूरी बॉडी पे इसकी अपीयरेंस शुरू हो जाती होती है। अगर मैं इस प्रोसेस को कहूँ एडिपोसियर फॉर्मेशन के प्रोसेस को अगर मैं कहूँ तो यानी कि ये अगर मैं यानी कि नेकेड आई से देखूँ एक दिन का यानी कि कोई डेड बॉडी है उसको यानी पहले दिन मैं इसको ऑब्जर्व करने तो मुझे वो मालूम नहीं हो सकती। मगर मैं यानी कि बॉडी को स्टडी करूँ एटलीस्ट 3 मंथ तक या इससे भी देर तक अगर मुझे स्टडी करना पड़े तो जो अगर मैं कंपेयर करूँ पहले दिन को उसके 3 महीने बाद वाले डेज को तो मुझे यानी कि साफ यानी कि जो फ़र्क है वो अपीयरेंस आएगी, यानी कि मुझे प्रॉपर वो वाज़ेह होगी। इसके अंदर मेंट है एक साइंटिस्ट है उसने इसको स्टडी किया, उसने इसके अंदर लेबॉर्ट्री का और यानी कि एटॉप्सीज वगैरह या एटॉप्सिकल कंडीशंस जो होती हैं उनको दोनों को फॉलो किया तब जाके उसको ये अपीयरेंस मिली है। अगर यानी कि मुझे इसको करवाना है यानी कि इसको लेबॉर्ट्री के अंदर चेक करना है या इसको जज करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो यानी कि इसके ऊपर इफेक्ट करते होते हैं, मैं कौन कौन से फैक्टर्स इसके अंदर चेक करूँगा लेबॉर्ट्री के अंदर? इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस देखूंगा,
इसके इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करूँगा, पीएच इसका मीडियम चेक करूँगा, उसके अलावा स्किन का ऊपर जो इसके प्रेजेंस होगी, उसके इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्किन में चेक करूँगा, ये सबक्यूटेनियस टिश्यूज वगैरह उनको चेक करूँगा। या फिर जो सबसे बड़ा जो रोल किसका होता है क्लॉस्ट्रिडियम वेल्ची का, कि मैं देखूंगा उसका इसके ऊपर क्या किरदार हुआ है, क्लॉस्ट्रिडियम वेल्ची। अब कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके ऊपर यानी कि ये ज़्यादा असर करता होता है, और कुछ कंडीशन होती है जिसके अंदर यानी कि जो एडिपोसियर फॉर्मेशन है वो ख़त्म हो जाती है। क्या कंडीशंस होती हैं इसके लिए? यानी कि जो एनवायरनमेंट है वो मॉइस्ट होना चाहिए, ह्यूमिडिटी यानी कि एक यानी एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होनी चाहिए, एक्सेस वाटर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यानी कि इतना वाटर हो कि यानी कि रनी वाटर होना चाहिए, ज़्यादा यानी कि हमें वाटर की ज़रूरत नहीं है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो नॉर्मल होने चाहिए, उसके लिए जो कैल्शियम का लेवल है वो एक्सेस में नहीं होना चाहिए। एडिपोसियर में जो केमिकल चेंजेस होती हैं उसके अंदर यानी कि हीट का और कोल्ड का बहुत अहम रोल होता है। अगर यानी कि कोल्ड इन्वायरमेंट है तो एडिपोसियर की जो एडिपोसियर फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगा। कोल्ड में क्या हो जाएगा? एडिपोसियर की जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगी, मगर जब वार्म इन्वायरमेंट होगा तो उसके अंदर इसकी फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा यानी कि जो हमारे पास ऑक्सीजन होनी चाहिए वो भी एक एडिक्वेट अमाउंट में होनी चाहिए, पार्शियल या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए। अगर यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन है या तो एक्सेस में है या बिल्कुल ही नहीं है, तब भी यानी कि जो प्रोसेस है एडिपोसियर फॉर्मेशन का ये नहीं हो पाएगा। इसके अलावा यानी कि अगर हम फ्रेश फैट्स देखते थे तो उसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ फैटी एसिड है वो कितना होता है? 0.5% होता है। बाद में यानी कि जैसे प्रोसेस ये बढ़ता जाता होता है 20% होता है 4 हफ्तों के बाद, और 70% यानी कि कब हो जाता था? 12 वीक्स के बाद। इस चीज़ को तो हम यानी कि नेक्ड आई से देख सकते हैं, मगर शुरू में तो हम नहीं देख पाते, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको ऑब्जर्व कर लेते होते हैं। जो बेसिकली इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर जो चेंजेस आई हैं उसके बाद हम यानी कि अभी तक कोई प्रॉपर्ली यानी कि अपना आर्ग्यू नहीं कर सकते, प्रॉपर्ली हम उससे यानी कि सेटिस्फाई नहीं है। मगर इसके अंदर जो हमारे पास चेंजेस क्या होती है? वैक्स फॉर्मेशन होती है, फैट के अंदर फैट अपीयरेंस आती होती है, ग्रीजी अपीयरेंस फैट्स वगैरह के ऊपर अपीयर होता है। एडिपोसियर फॉर्मेशन के अंदर जो डेड बॉडी के अंदर जो स्मेल प्रोड्यूस होती है वो रेंसिड स्मेल प्रोड्यूस उसके अंदर होती है। इसके अलावा यानी कि उसकी जो बॉडी फीचर्स हैं, इसकी एनाटमी है, बॉडी की एनाटमी है वो प्रिजर्व हम कर सकते होते हैं, और उसके अलावा जो उसके फेशियल फीचर्स हैं वो भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि वो प्रिजर्व रहते हैं, कोई इसके अंदर चेंजेस टेक प्लेस नहीं होती। इसके बाद हमने क्या पढ़ना है? आई चेंजेस। यानी कि अगर जाहिर सी बात है कोई डेड बॉडी हुई है तो उसके आई के अंदर क्या क्या चेंजेस टेक प्लेस हुई हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेड बॉडी को कितना टाइम हो चुका हुआ है। तो हमें यानी कि इसको स्टडी करने के लिए हमें 3 चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है। क्या? कॉर्निया, स्क्लेरा एंड रेटिना। अगर मैं कॉर्नियल चेंजेस की बात करूंगा, कॉर्नियल, स्क्लेरा एंड रेटिना। कॉर्निया में क्या होता है? इसके अंदर यानी कि दो यानी कि चेंजेस होती हैं, एक तो ये तो टेम्परेरी होती है या परमानेंट होती है, टेम्परेरी या परमानेंट। शुरू के अंदर कोई यानी कि डेथ टेक प्लेस हुई है और जो डेड बॉडी थी उसकी आइज ओपन रह गई हैं, तो उसके ऊपर यानी कि एक यानी कि लेयर अपीयर हो जाती होती है, यानी कि कुछ ही घंटों के अंदर ये मिल्की वाइट या ओपेक लेयर अपीयरेंस होती है। वो शुरू के अंदर तो यानी कि 24 घंटों के अंदर अंदर यानी कि फ्यू मिनट्स के अंदर, आफ्टर फ्यू मिनट्स के अंदर वो अपीयर होती है, तो उसको यानी कि टेम्परेरी होती है। उसके बाद यानी कि अगर उसको 12 घंटे गुजर गए हैं तो वो एक परमानेंट लेयर उसके ऊपर फॉर्मेशन हो जाती है, उसके अंदर ये जो लाइट है वो पास नहीं हो सकती। इसके बाद हमारे पास कौन सा था? स्क्लेरा। इसके अंदर जो हमारे पास कॉर्निया के अंदर क्या क्या चेंजेस, स्क्लेरा के अंदर हमारे पास क्या क्या चेंजेस होती हैं इसके अंदर, यानी कि इसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर की एक लेयर अपीयर हो जाती होती है, यानी कि जो एरिया है वो डिस्कलर हो जाता है, उसको हम क्या कहते होते हैं? टैचिस नॉइस। डिस्कलरेशन ऑफ यानी कि स्क्लेरा या ब्राउनिश कलर जो उसके अपीयरेंस होता है उसको हम टैचिस नॉइस कहते हैं। ये यानी कि कितनी देर में अपीयर होता है? 3 से 4 घंटों के अंदर ये फुली डेवलप हो जाता था। अगर हम रेटिना को स्टडी करते हैं तो रेटिना के अंदर यानी कि जो चेंजेस होती हैं वो कितनी देर में टेक प्लेस होती हैं? 3 से 12 घंटों के अंदर ये टेक प्लेस होती हैं चेंजेस, 3 से 12 घंटों के अंदर। शुरू के 3 घंटों के अंदर हम हर 3 घंटे बाद जो रेटिना है वो अपनी यानी कि अपीयरेंस को, यानी कि जो उसके चेंजेस टेक प्लेस होती है हम उनको नोट कर सकते होते हैं, उसको यानी कि ऑब्जर्व कर सकते होते हैं। पहले 3 घंटों के अंदर क्या चेंजेस के अंदर टेक प्लेस होती है? जो फर्स्ट 3 आवर के अंदर रेटिना का जो कलर होता है वो पेल हो जाता था, और ये जो सराउंडिंग ऑप्टिक डिस्क है जो इसके यानी कि सराउंडिंग पे एरिया के ऊपर ऑप्टिक डिस्क होती है वो भी येलो हो जाती होती है। क्या होता है इसके अंदर? ऑप्टिक डिस्क क्या होती है? येलो हो जाती है, और जो उसका कलर रेटिना का वो क्या होता है? पेल
कलर उसके अपीयरेंस हो जाता है। इसको हम स्टडी किससे करते हैं, किन किन चीज़ों से हम इसको चेक करते हैं? ऑप्थेल्मोस्कोप यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट है, या इंस्ट्रूमेंट उससे हम इसको ऑब्जर्व करते होते हैं, इसकी हेल्प से हम इसको चेंजेस को नोट करते होते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? ब्लड चेंजेस। हम ब्लड चेंज को सिंपली अगर मैं कहूँ तो हम इसको यानी कि पहले एग्जाम में भी हम इसको पढ़ चुके हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस होती हैं। जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, पीएच लेवल फॉल हो जाता है। फॉल क्यों होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब सांस का अमल खत्म हो गया, डेड बॉडी हो गया, तो उसके अंदर यानी कि ऑक्सीजन अंदर जा नहीं रही, तो उसकी वजह से CO2 उसके अंदर ही है, तो पीएच लेवल फॉल होता है, एसिडोसिस वगैरह टेक प्लेस हो जाती होती हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास यानी कि आई फ्लूइड में क्या चेंजेस टेक प्लेस होती हैं? आई फ्लूइड के अंदर हमारे अंदर ये चेंजेस टेक प्लेस है, उसके अंदर जो एस्कॉर्बिक एसिड है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, पोटेशियम लेवल इंक्रीज होता है। एस्कॉर्बिक एसिड का लेवल क्या होता है? इंक्रीज हो जाता होता है। पोटासियम पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो जाता होता है, और उसके साथ साथ जो लैक्टिक एसिड है इसका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। सेम यही चेंजेस कुछ ऐसी मिलती जुलती चेंजेस किस में टेक प्लेस होती हैं हमारे पास? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। इसके अंदर क्या चेंजेस टेक प्लेस होती हैं? जो हमारे पास क्लोराइड लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाता होता है, और जो मैग्नीशियम है उसका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। यानी कि डेथ के बाद जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका जो वेट होता है 150 ml होता है, और 24 घंटों के अंदर ये डिसअपियरेंस इसकी डिस्पेयर हो जाता है, ग्रेजुअली डिस्पेयर होना शुरू हो जाता होता है। और अगले 60 घंटों के अंदर जो इनके पोटाशियम का जो पोस्टमार्टम के बाद यानी कि जो पोटाशियम का लेवल है वो भी क्या हो जाता है? आफ्टर 60 ऑफ पोटाशियम लेवल भी वो भी इनक्रीज हो जाता होता है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है? सडन डेथ। सडन डेथ होती है हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, या तो वो क्या होती है? नेचुरल होती है, या कौन सी होती है? अननेचुरल होती है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी डेथ अगर कोई सडन टेक प्लेस होती है तो डॉक्टर के लिए या जो मेडिकल लीगल ऑटोप्सीज वगैरह के उनके लिए एक बड़ा मसला होता है। जो भी डॉक्टर इसको लास्ट टाइम डील करता है उसके लिए बड़ा मसला होता है, क्योंकि उसको उसकी प्रीवियस हिस्ट्री का पता नहीं होता, उसकी बीमारी के बारे में उसे पता नहीं होता। उसके बाद कोई ना उसके पास कोई सिम्टम्स क्लिनिकल शो हो रहे होते हैं, यानी कि जब बॉडी आती है वो पहले यानी कि खत्म हो चुकी होती है, तो उसको हम सडन डेथ सर्टिफिकेट डिक्लेयर करते होते हैं। ये उसके ऊपर जो हम डेथ सर्टिफिकेट है उसके ऊपर हम ऐसे ही कुछ लिखते होते हैं। अब हमारे पास जो सडन के कौन से टाइप होते हैं? नेचुरल होता है, अननेचुरल होता है। नेचुरल के अंदर हमारे पास जो ज़्यादा केसेस आते हैं तो जो जो उनकी एज होती है वो 30 ईयर्स प्लस होती है। अगर हम उससे नीचे की एज है तो मोस्टली वो अननेचुरल केसेस होते हैं। अगर यानी कि नेचुरल डेथ की बात करूँ तो नेचुरल डेथ के अंदर जो ज़्यादा अमाउंट है वो मेल्स की है, जिसमें फीमेल्स की इसके अंदर बहुत कम तादाद है। और मोस्टली जो कम्युनिटी के अंदर जो हमारे पास डेथ टेक प्लेस होती हैं वो नेचुरली ही टेक प्लेस होती है। 80% जो यानी कि डेथ टेक प्लेस होती है वो हमारे पास नेचुरली होती है, बहुत कम ही आती है जो हमारे पास नेचुरली अननेचुरली होती हैं। और दुनिया के अंदर 5th नंबर पे है ऐसी डेथ जो अब हम आगे स्टडी करेंगे। इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे यानी कि काज आती है इसकी, वो क्या आती है? कार्डियो वास्कुलर सिस्टम आता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आता है। इसकी वजह से यानी कि कोई ना कोई हमारे यानी कि दिल के मसाइल की वजह से कोई ना कोई डेथ टेक प्लेस होती है, कोई सडन डेथ वगैरह की सबब बनता होता है। अमूमन जो हमारे पास यानी कि जो हमारे पास सडन डेथ की वजह है वो हमारे पास क्या होता है? या तो कोई हमारे पास हेमोरेज होगा, सडन हेमोरेज होगा, कोई ब्लॉकिंग होगी, या फिर कोई क्या हो जाएगा हमारे पास? इनिबिशन ऑफ हार्ट एक्शन, हार्ट एक्शन। ये तीन चेंजेस अब हम इसको पहले स्टडी करते हैं। अगर हम सडन हेमरेज की बात करें, अगर कोई किसी जगह कोई हेमरेज हो गया है, कोई छोटा मोटा हेमरेज जो है, और मतलब कि जो सप्लाई जिस जगह हेमरेज जो है वो कोई यानी कि मेन ऑर्गन की तरफ नहीं थी, तो उससे हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बेशक वो नुकसानदेह है मगर उससे हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर इन सेम अगर कोई हमारे पास किसी मेन वेसल के अंदर या किसी मेन यानी कि वेन के अंदर या आर्टरी वगैरह के अंदर कोई हेमरेज हो गया है, कोई ब्लड लीकेज स्टार्ट हो गई है और एक बड़े लेवल पे हुई है, यानी कि ज़्यादा यानी कि ब्लड यानी कि वो लॉस ज़्यादा हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग उसकी ज़्यादा हो रही है, तो ये यानी कि हमारे लिए सडन डेथ का सबब बन सकता होता है।
इसी तरह जो ब्लॉकेज है, अगर हमारे पास जो पेरिफेरल ब्लॉकेज होती है किसी वेन के अंदर या कुछ भी यानी कि किसी काज की वजह से कोई ब्लॉकेज हो गई है, मगर जो ब्लड सप्लाई हुई थी किसी यानी कि मेन ऑर्गन को नहीं हो रही थी, तो हमें कोई इतना मसला नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ब्लॉकेज हुई है किसके अंदर हुई है, स्प्लीन के अंदर, स्प्लीन वाली ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज हुई है, तो उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनेगा। मगर अगर वही ब्लॉकेज कोई कार्डिक वेसल्स के अंदर हो जाते होता है या कोई रिस्पायरेटरी सेंटर के अंदर, तो हमारे पास फौरी तौर पर सडन डेथ काज हो सकती होती है। इसके हमारे पास जो तीसरे पे ब्लॉकेज के अंदर एक और चीज आती है हमारे पास, एट्रियल ब्लॉकिंग। अब हम इसको स्टडी करते हैं, एट्रियल ब्लॉकिंग होती क्या है। एट्रियल ब्लॉकिंग हमारे पास होती किस वजह से, ये यानी कि किसी भी थॉम्बस की वजह से हो सकता है, कोई एम्बोलाई वगैरह की वजह से होता है, या और भी कई वजूहत होते हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। अगर यानी कि कोई एम्बुलेंस है या कोई थॉम्बस किसी मेन आर्टरी के अंदर बन गया है, तो यानी कि हमारा ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली टेक प्लेस नहीं हो रहा, तो जिससे से यानी कि जो रिटर्निंग ऑफ ब्लड है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा हार्ट की तरफ, जिसकी वजह से यानी कि हार्ट अटैक वगैरह के यानी कि इश्यूज वगैरह भी प्रोड्यूस हो सकते होते हैं। कार्डिक जो अगर हम एम्बोलाई की बात करूँ, तो वो यानी कि किसी आर्टरी के अंदर टेक प्लेस हुआ था, वो थॉम्बस बना किसी आर्टरी के अंदर, फिर वो डिटैच हुआ वहाँ से, और फिर वहाँ से वो मूव होता होता हार्ट के पास चला गया, हार्ट के अंदर जाके अटक गया, या किसी भी मेन आर्टरी या किसी भी मेन वेन के अंदर जाके वो अड़ जाता होता है या उसको ब्लॉक कर देता है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो सडन डेथ टेक प्लेस हो सकती है। जो हमारे पास लास्ट नंबर पे हमने क्या कहा था, इनहिबिशन ऑफ द हार्ट, इनहिबिशन ऑफ द हार्ट फंक्शन। इसमें हमारे पास क्या होता है, यानी कि जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता। प्रॉपर्ली वर्क क्यों नहीं कर पाएगा, या तो कोई उसकी ब्लड वेसल के अंदर कोई इशू हो चुका होगा, या उसके ऊपर कोई जो ब्लड हार्ट की वाल्स है उसके अंदर कोई इशू हो चुका होगा, या जो हमारे पास यानी कि हार्ट के ऊपर है पीलोड या आफ्टर ब्लड का वो इंक्रीज हो चुका होगा, या कोई इन्फेक्शन होगा, या फिर जो कोई यानी कि वायरल डिजीज वगैरह हो चुकी होगी, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा तो जो उसकी काउंटर रिएक्शन होता है हार्ट का, वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हार्ट का फंक्शन है वो इनहिबिट हो जाएगा, और उसी के थ्रू जो हमारे पास वेगल इनहिबिशन भी टेक प्लेस हो जाती होती है। कौन सी इनहिबिशन हो जाएगी हमारे पास, वेगल इनहिबिशन, ये हमारे पास चेंजेस टेक प्लेस होती हैं। इसके बाद हमारे पास एक और है जिसको हमने स्टडी करना है, वो हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, यानी कि जो ब्रेन टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाते हैं। किस वजह से डैमेज हो, किसी भी हेमेज की वजह से डैमेज हो सकते होते हैं। क्या हो सकता है, कोई एनोरिज्म हो सकता है, कोई एम्बुलाई वगैरह, जो हम पीछे यानी कि कार्डिक में हम पढ़ चुके हैं, वही अगर ब्रेन के अंदर टेक प्लेस हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहते होते हैं, नर्वस सिस्टम का कोई इशू जनरेट हो जाता होता है। इसके बाद हमारे तीसरे नंबर पर आता है, ये कौन सा था, नर्वस सिस्टम। इसके बाद हमारे पास कौन सा आता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर यानी कि अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम की वजह से यानी कि डेथ होती है, तो उसके अंदर इनके हमारे पास काजेज क्या बनते होते हैं, या तो कोई पल्मोनरी डिजीज होती है, कोई यानी कि एम्बोलिज्म हो चुका होता है, या फिर कोई सेरेब्रल कोई यानी कि ट्यूमर काज हो सकता होता है, या फिर कोई टीबी का पेशेंट हो सकता है, कोई अस्थमा हो सकता है। ये सारी काजेज होती है, कोई नमूनिया वगैरह होता है, तो इस वजह से यानी कि कोई सडन जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में है कोई ब्लॉकिंग आ जाती होती है, या फिर उसके अंदर कोलैप्स हो जाते होते हैं ब्रोंकाई वगैरह, तो उससे सडन डेथ टेक प्लेस हो सकती होती है। अगर मैं बात करता हूँ यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की, इसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनिटल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या क्या चेंजेस टेक प्लेस होती हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अंदर जो हमारे परफोरेटेड विसरा है वो पेयर हो सकता है, कोई हमारे मिजेंट्रीज हैं उसके अंदर क्या चीज़ें टेक प्लेस हो सकती है, कोई थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हैमेज वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता होता है और डेथ काज हो सकती होती है। अगर यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में कोई इशू आया है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में क्या हमारे पास इश्यूज आ सकते होते हैं, कोई यानी कि टेस्टिस का ट्यूमर है, ओवरी का ट्यूमर है, यूट्रस या सर्विक्स वगैरह का कोई भी यानी कि कोई ट्यूमर है, कोई एम्बोलाई आ गई है, या कोई यानी कि रप्चर वगैरह एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह की हो गई, तो इस वजह से हमारे पास सडन डेथ के केसेस यानी कि रिपोर्ट होते हैं। ये यानी कि जो हमारे पास सडन डेथ है, सडन डेथ के जो टॉपिक है, इसके अंदर जो ये वाला टेबल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्डियोवास्कुलर के अंदर हमारे पास हार्ट आ जाता है और गेट ब्लड वेसल्स आ जाती है। इसके बाद हमारा नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर क्या आ जाते हैं, सब एक्टिनॉइड आते हैं, सेरेब्रल हेमोरेज आते हैं, एपिलिप्सी केसेस आते हैं, रिस्पायरेटरी के अंदर वही पल्मोनरी, टीबी, एस्थमा, वायरल नमूनिया, एम्बोलिज्म, ट्यूमर वगैरह, ये सारे जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा चैप्टर अब डेथ एंड रिलेटेड के थैटोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।